नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सेठ की बेटी जो अपने संगे भाई को लेकर भाग गई। एक नगर में बहुत धनी सेठ रहता था जिसका नाम धर्मा सेठ था। वह बहुत लालची और आवश्यकता से अधिक स्वार्थी था। कृपण भी इतना कि किसी गरीब को फूटी कौड़ी नहीं देता था, उल्टे उसे लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रतनलाल था और एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रेमलता था। दोनों सयाने हो चले थे। बेटे के विवाह के लिए दूसरे नगर के सेठ आने लगे थे, मगर धर्मा सेठ इतना ज्यादा रकम दहेज में मांग देता कि उसे पूरा करना संभव नहीं था। एक दिन एक बड़े नगर से एक बहुत बड़ा धनी सेठ जिसका नाम मोहनदास था, रतनलाल को देखने आया। उसने लड़के को पसंद कर लिया और धर्मा सेठ से बोला कि आप भी मेरी लड़की को अपनी पत्नी और बेटी को भेजकर जांच परख करा सकते हैं। मेरी बेटी रूपवंती के साथ सर्वगुण संपन्न है। आप जब चाहें जहां चाहें मैं लड़की को दिखा सकता हूं। आपका लड़का भी अगर चाहे तो मेरी बेटी को देख सकता है। और रही बात लेन देन दान दहेज की, तो उसमें भी आपको कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा। धर्मा सेठ बोले, लड़की से पहले दहेज की रकम की खुलासा हो जाना चाहिए। माना कि आप मुझसे भी बड़े सेठ हो, मगर इससे यह साबित नहीं हो जाता कि आप उतना रकम दे ही देंगे जितना कि हमने सोच रखा है। तब मोहनदास बोले, भाई आप अपने श्रीमुख से ही कह दीजिए कि आप कितना चाहते हैं। तब धर्मा सेठ बोला, भाई विशेष ज्यादा की मांग क्या करूं, आप सिर्फ 25,000 स्वर्ण मुद्रा ही दे दीजिए। रही बात लड़की देखने की, तो आखिर जैसी भी है सेठ की बेटी है। उसको जांच परख कर हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। मोहन सेठ बोले, भाई मैं आपके बेटे का सौदा नहीं करने आया, आपकी संपत्ति भी नहीं खरीदने आया, उससे बेटी की शादी करने आया हूं। मैं आपको दहेज में 1,000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं, उससे एक भी ज्यादा नहीं दे सकता। आपका बेटा गुणवान है, होनहार है, वो तो स्वतः उतना धन कमा लेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धर्मा सेठ बोला, मुझे आप माफ करें, भले ही मेरा बेटा जिंदगी भर कुंवारा रह जाए, मैं बिना 25,000 स्वर्ण मुद्रा लिए बेटे की शादी नहीं कर सकता। अब सिर से पानी ऊपर होते देख रतनलाल अपने पिता से बोला, पिताजी आपको सौदेबाजी बंद कर सेठ जी की लड़की को देख लेने चाहिए। आप इस तरह अपने दरवाजे पर किसी का अपमान करें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। धर्मा सेठ अपने बेटे को रिश्तेदारों के सामने बात करने से काफी नाराज हुआ। वह अपने बेटे से बोला, मुझे तुम्हारी शादी करनी ही नहीं। तब तपाक से जवाब देते हुए रतनलाल बोला, पिताजी आप भी कान खोल कर सुन लीजिए कि मेरी शादी अगर होगी तो सेठ जी की लड़की से ही होगी, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। और वहां से चला गया। सेठ मोहनदास लौट गए, ये उम्मीद लेकर कि आज नहीं तो कल रतन मेरी बेटी से ही विवाह करेगा। होनहार लड़का है, आने वाले समय में जरूर एक मिसाल कायम करेगा। हमें अपनी बेटी की शादी का विचार 2-4 वर्षों के लिए टाल देनी चाहिए। वह अपने नगर लौटकर अपनी पत्नी से बताए कि मुझे अब बेटी की विशेष चिंता नहीं करनी। धर्मा सेठ के बेटे ने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए बगावत कर दिया है। आज नहीं तो कल खुद चलकर धर्मा सेठ को मेरे चौखट पर आना पड़ेगा। धर्मा साला महालोभी है, मगर उसका बेटा रतनलाल सचमुच रतन है। इस बात को पूरे 1 साल बीत गए। धर्मा सेठ अपनी बेटी प्रेमलता के लिए एक लड़का देखने गया और शादी सेट कर आ गया। रतनलाल पूछा, पिताजी लड़का कैसा है, उसका घरवार कैसा है? तब सेठ ने बताया, उसके पास पूरे शहर की राशन सप्लाई की गोदाम है, कपड़ा बनाने की मिलें हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। पुनः रतनलाल पिता से पूछा कि वो सब तो ठीक है, मगर लड़का कैसा है?
धर्मा सेठ बात टाल गया और बोला, लड़का लड़के जैसे ही होते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं, बहुत दौलत वाले से विवाह कर रहा हूं, इसमें तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम इस विषय पर कोई बात नहीं करोगे। रतनलाल समझ गया, जरूर दाल में कुछ काला है। वह दूसरे दिन लड़के के विषय में पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह जब लड़के को देखा तो उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। लड़का आंख से अंधा, पैर से अपाहिज और बिल्कुल पागल। रतनलाल सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पिता धन के लोभ में अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा सकता है। वह वापस लौट आया और सारा हाल अपनी बहन से बताया। यह सुन प्रेमलता काफी दुखी हुई और अपने भाई से बोली, तुम तुरंत कोई उपाय सोचो। तुम मुझे एक गरीब के पल्ले बांध देना, मैं मेहनत मजदूरी कर उसके साथ जिंदगी बिता लूंगी, मगर पागल के साथ मैं नहीं रह सकती। रतनलाल बोला, हम आज रात में ही घर छोड़कर भाग चलते हैं, वरना कहीं पिता को पता चल गया कि हम उसके कुकर्मों का राज जान चुके हैं तो वह हमारे ऊपर अपने शागिर्दों से पहरा लगवा देगा। दोनों आधी रात में घर छोड़ भाग गए। सुबह सेठ के नौकरों ने खबर फैला दी कि देखो भाई, कैसा उल्टा जमाना आ गया है। सेठ की बेटी अपने संगा भाई के साथ भाग गई है। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि सेठ की बेटी अपने भाई को ही लेकर भाग गई। अब जीतने मुंह उतनी बातें, किस किस का मुंह बात करता। वह खुद ही शर्म के मारे मुंह छुपाकर घर में छिप कर बैठ गया। उधर दोनों भाई बहन एक दूसरे नगर पहुंच गए। उन्होंने देखा एक दयालु सेठ बहुत से गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रखा है। वह अपनी बहन से बोला, देखो हम अकेले तो कहीं भी रह लेंगे, मगर एक लड़की को साथ लेकर कहीं रह पाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ एक अच्छा मौका है, मगर तुम्हें बहुत दिमाग से काम लेना है। यहाँ बहुत से लड़के लड़की इकट्ठा हैं, उन्हें अपने अपने पसंद के लड़का के गले में माला डालना है। तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, मगर माला आयोजक सेठ के लड़के के ही गले में डालना। बाद में जो होगा देखा जाएगा। यहाँ बहुत से सम्मानित लोग आए हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी सम्मान बचाने के लिए उन्हें इतने लोगों के सामने अपनी बहू मानना पड़ेगा। प्रेमलता ने रतन के बताए अनुसार ही किया। वह सेठ के लड़के के गले में ही माला डाल दी। वह उछल पड़ा, अरे हमें शादी थोड़े ही करनी है। मगर लोगों के विरोधी स्वर सुन चुप हो गया। कई लोगों ने कहा कि जब शादी नहीं करनी थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम ही लोग नियम बनाते हो और जब खुद ही तोड़ दोगे तो बाकी लोग तो विवाह कर दूसरे दिन ही इन गरीब लड़कियों को त्याग देंगे। यह आयोजन किसी साधारण सेठ ने नहीं किया था, बल्कि मोहनदास ने किया था, जो अपनी बेटी की शादी के लिए रतनलाल को पसंद किए थे। मगर उसके पिता धर्मा सेठ के चलते उसकी शादी लटक गई थी। लड़की ने वरमाला मोहनदास के बेटे गोपाल के गले में डाली थी। सेठ भारी मन से ही सही बढ़कर बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और लोगों को संबोधित करते हुए बोले, हम बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करते। हम यह भी जानना नहीं चाहते कि यह लड़की कौन है, कहां से आई है। बस आज से इसका परिचय यही है कि हमारी बहू है और हमारे इकलौते बेटे गोपाल की पत्नी है। वह गोपाल से बोले, मैं तुम्हारी मन की उलझन को समझ सकता हूं, मगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम इस शादी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चूंकि अपनी छोटी बहन प्रेमलता को आशीर्वाद देने रतन भी पहुंच गया तो मोहनदास को समझते देर नहीं लगी कि जरूर इसी ने उल्टा दिमाग लगाया है। वह उसे एकांत में ले गए और बोले, तुम जाना नहीं, 1-2 रोज बहन के ससुराल में रहकर जाना। रतनलाल तो अच्छी तरह समझ रहा था कि ये वही सेठ हैं जिसने मुझे पसंद किया था, मगर किस्मत में बहन को ही उनकी बहू बनना लिखा था। गनीमत इस बात की थी कि सेठ ने पहचाना नहीं था। भगवान ने क्या गजब संयोग मिलाया, बहन रानी की तरह राज करेगी। एक भाई के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। 2 दिन बाद वह अपनी बहन से बोला, तुम बहुत अच्छे घर में आ गई हो। यह वही मोहनदास है जो मुझे पसंद किए थे।
मगर तुम हमारे और अपने विषय में कभी किसी से मत बताना, वरना तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगी। अब मैं सेठ जी से विदा ले चला जाऊंगा, बीच में कभी कभार मिलने आता रहूंगा। वह सेठ जी से बोला, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। सेठ बोले, मैंने सुना है तुम दोनों भाई बहन ही बचे हो, तुम्हारे माता पिता बचपन से ही नहीं है, तुम्हारा कोई घर बार भी नहीं है, तो कहां भटकते फिरोगे। अब तुम मेरे रिश्तेदार बन गए हो, कहीं मेहनत मजदूरी करोगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम यहीं रहो और गोपाल के कामों में हाथ बटाओ। मेरे पास बहुत बड़ा गौशाला है, उसकी देख रख करने वाला कोई नहीं है, मजदूर उसमें बहुत घपलेबाजी कर देते हैं। हम आज से ही गौशाला की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देते हैं। इस प्रकार गौशाला की जिम्मेदारी रतनलाल को मिल गई। एक दिन भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे। बहन कह रही थी, भैया सब किस्मत का खेल है, जिस लड़की को मेरी भाभी बनना था वही मेरी ननद बन गई, और जिसे ननद बनना था वह आज भाभी बन गई है। दोनों भाई बहन की बात सेठ की बेटी बिमला सुन रही थी, मगर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वह रतन के जाने के बाद प्रेमलता के पास गई और बोली, भाभी तुम मेरी कसम खाओ कि जो मैं पूछूंगी सच सच बताओगी। प्रेमलता बात को टालने की कोशिश करने लगी, तो विमला बोली, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं कि कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा भाई कौन है, तुम मेरी ननद कैसे बनने वाली थी और भाभी कैसे बन गई, ये सारा राज मुझे समझाओ। तब प्रेमलता बोली, मैं सब बता देती, पर भाई ने कसम दे रखी है, नहीं बता सकती। मैं अपने भाई को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं। बिमला बोली, भाभी मेरी शंका समाधान करो, कहीं तुम्हारा भाई वही तो नहीं जिसके लिए मैं कुंवारी बैठी हूं। तब प्रेमलता बोली, हां मेरी बहन वही है, मगर इस राज को राज ही रखना। उसने अपनी ननद से सारी बात बता दी। वह धर्मा सेठ के कारनामे सुन अचंभित हुई, बोली, ऐसा भी पिता होते हैं जो बेटे बेटियों से ज्यादा दौलत से प्रेम करते हैं। भाभी तुम्हारा भाई सचमुच हीरा है, मैं तो उसके विषय में सिर्फ सुनकर प्रेम करती थी, मगर अपनी बहन के प्रति उसका प्यार देखकर मेरा मन उसकी पूजा करने को करता है। मैं भी कितनी अभागन हूं कि जिससे प्रेम करती हूं वह मेरे ही घर में पड़ा है और मैं पहचान न सकी। भाभी मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा प्यार चाहिए। तुम कोई जतन करो कि वो मुझे मिल जाए। प्रेमलता बोली, वह तो प्रतिज्ञा किए बैठा है कि शादी करेगा तो तुम्ही से, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उसे पाने के लिए सारे प्रयत्न तुम्हें ही करने होंगे, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। हां, अगर कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारी साथ खड़ी रहूंगी। चूंकि विमला से अब सब्र नहीं हो पा रहा था, वह जल्द से जल्द उससे मिलना चाह रही थी। वह उससे मिलने गौशाला में पहुंच ही गई। गोपाल यह सब कहीं से देख रहा था। उसे बहन को रतन के कमरे में जाना बहुत बुरा लगा। वह बहन से तो कुछ नहीं कहा, पर रतन पर हाथ उठा दिया। वह बिना सोचे समझे 3-4 थप्पड़ लगा दिया और गाली बकने लगा। वह बोले ही जा रहा था कि अगर मेरी बहन के तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हें और तुम्हारी गमवार बहन को सदा के लिए घर से निकाल दूंगा। रतन हैरत में था कि मैंने तो कभी विमला से कोई बात ही नहीं की और आज भी कोई बात नहीं हुई। वह स्वयं यहां आई है, मगर कोई बात उसने नहीं किया है। बिमला को भाभी की बात याद आई कि जतन तो तुम्हें की करने होंगे। वह अपने भाई से बोली, बस निकाल लिया मन की भड़ास, कर दिया न अपनी ही बहन को बदनाम। तुमने ऐसा क्या देखा जो लाल पीले हो गए? रतन ने कौन सा पाप कर दिया जो उस पर हाथ उठा दिए? रतन के विषय में या उसकी बहन के विषय में तुम क्या जानते हो? अरे जब सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। तुम जिस भाभी को गंवार कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता वह तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वक्त है, सबका एक जैसा नहीं रहता। मैं तुम्हें रतन के विषय में भी बता देना चाहती हूं कि जिसके रिश्ते आने के उम्मीद में अपनी बहन को घर में कुंवारी बिठाए हुए हो और जिसने मुझे देखे बिना अपने बाप से प्रतिज्ञा कर रखी है कि शादी करेगा तो विमला से ही वरना कुंवारा रहेगा।
यह वही धर्मा सेठ का बेटा रतनलाल है और तुम्हारी पत्नी धर्मा सेठ की बेटी है। भाई, तुम्हारे सामने मैं भी अपनी प्रतिज्ञा सुना देती हूं कि मेरी डोली अगर जाएगी तो रतन के घर, वरना मैं भी जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। गोपाल बोला, बहन, मैं यह बात नहीं जानता था कि रतनलाल कौन है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अपनी बहन पर शक नहीं करने चाहिए था। मैं आज ही पिताजी से बात कर अपने घर में ही दोनों की शादी कराते हैं। उसके बाद हम धर्मा सेठ को आमंत्रित करेंगे कि वे आकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे जाए और अपने बेटे बहू को ले जाए। इस प्रकार मोहन सेठ ने अपनी बेटी की शादी कराकर धर्मा सेठ को सूचित किए। धर्मा सेठ जहां अपनी बेटी बेटे के भाग जाने से शर्मिंदगी झेल रहा था, उसने जब सुना कि मोहन सेठ अपनी बेटी से रतनलाल का विवाह कर दिया है और उसकी बेटी को अपनी बहू बना लिया है, तो उसके आंख पर पड़ा पर्दा उठ गया। उसे समझ आ गया कि वास्तव में मेरा बेटा गलत नियत से बहन को लेकर नहीं भागा था, बल्कि बहन की शादी अपाहिज से ना हो जाए, इसलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए मेरी नजरों से दूर उसे लेकर चला गया था। मैं भी कितना मूर्ख था जो नौकरों के बातों पर विश्वास कर लिया। अरे भला कोई भाई अपनी संगी बहन को लेकर भागता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मगर पता नहीं साले नौकर किस दुनिया के हैं कि उनके यहां भाई अपनी ही बहन को शादी के नियत से लेकर भाग जाता है। तभी तो सालों ने अफवाह फैलाया और मुझे बदनाम कर दिया। अब मैं अपने बेटे बेटी और उस महान पुरुष मोहनदास का सामना कैसे करूंगा? उसे ये अपना मनहूस लोभी चेहरा कैसे दिखाऊंगा? लेकिन जब मोहन सेठ ने बुलावा भेजा है तो जाना ही पड़ेगा। मगर जाने से पहले मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा मैला मन साफ हो जाए। धर्मा सेठ ने अपनी सारी जायदाद मोहनदास की बेटी विमला के नाम कर दिया। उसके बाद धर्मा सेठ लजाते सकुचाते गए और मोहन सेठ से बोले, समधी जी, माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं अपनी सारी जायदाद आपकी बेटी के नाम कर दी है। अब मेरी मालिक वही है, जैसे घर को चलाए कारोबार चलाए। मुझे तो अब भगवान का भजन कीर्तन में उम्र गंवानी है। सेठ धर्मादास अपने बेटे बहू और बेटी दामाद से माफी मांग बहुत पश्चाताप किए और उन लोगों से बोले कि मैं अब सभी तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूं। सुना है तीर्थों में जाने से जन्मों के पाप सब धुल जाते हैं। तुम लोग अपना कारोबार संभालो। इस प्रकार धर्मा सेठ तीर्थ करने निकल गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।